अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के इस लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि हैं फंक्शन। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट आपको सारी आती है और फंक्शंस नहीं आते तो आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती। तो इसलिए आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है, सुनना है और उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, हमने फंक्शन कैसे लिखते हैं वो देखना है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में हमने कौन सी चीज़ कब लगानी होती है, उसके बाद वैल्यूज़ क्या होती हैं डिफ़ॉल्ट फंक्शन के अंदर, कॉल कैसे करना है, फंक्शन को बना तो लिया पर कॉल कैसे करना है, उसके अंदर रिटर्न का क्या काम होता है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एरो फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट ES6 के अंदर था वो हमने कैसे टाइप करने हैं, कैसे लिखना है, उसका क्या यूज़ केस है और उसको कब लिखने होते हैं। उसके अलावा फंक्शन के अंदर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का स्कोप क्या है। इन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हमने कवर करना है। आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी है और अगर कुछ समझना है तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने इस लेक्चर में फंक्शंस पढ़ने हैं और लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स के लेक्चर को कवर किया था। तो चलते हैं फंक्शंस के ऊपर, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, आपकी पूरी जो जावास्क्रिप्ट है उसकी बेस इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसको अपने ध्यान से सुनना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन जावास्क्रिप्ट एंड एक्ट लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, यानी कोड ऑफ ब्लॉक और ब्लॉक ऑफ कोड, तो उसको बिल्ड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, यानी इसको हम इनपुट देते हैं या हमें आउटपुट देता है। ठीक है, और डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स ये कर देता है, इसको हम इनपुट दें और बताएं कि इसके साथ ये करना है, उसके बाद वो आउटपुट एक आपको निकाल के दे देता है। ठीक है, और हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी हमने उसको यूज़ करना हो, रिपीटेडली हमने काम करना हो तो उसके लिए हम फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसको जहाँ जहाँ पे करना हो वहाँ वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक आपका कोड कम कर देता है और ईजी टू मैनेज हो जाता है। इसके अलावा आपके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हों तो इसको शॉर्ट शॉर्ट करने में, यानी छोटा छोटा करने में फंक्शन आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। इसका सिंटेक्स कैसे होता है, ये हमारा एक ट्रेडिशनल फंक्शन उससे उससे चलते हैं। सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर उसका जो भी आपने नेम रखना है फंक्शन का। ठीक है, और उसके अंदर वही जैसे वेरिएबल का नेम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, यानी छोटे ब्रैकेट्स, और उसके बाद जितने भी पैरामीटर्स आपने डालने हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो फंक्शन की बॉडी होगी। ठीक हो गया, इसका सिंटैक्स हम देख भी लेते हैं। जैसे ये देखें, फंक्शन का नेम ये आना है, लाजमी है। उसके बाद आप जो भी उसका नाम रखना चाहें यहाँ पे नाम रखेंगे, फिर ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसके अंदर पैरामीटर्स देंगे। हम देखते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं आगे जाके। उसके बाद ये ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो जो आप करना चाह रहे हैं, और फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, और अगर एक एग्जांपल भी देखें तो हमने किसी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो क्या होगा, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नेम माई फंक्शन जैसे मैंने रख दिया। उसके बाद इसमें मैंने P1 दे दिया और P2, यानी मुझे पता है ना मैंने फंक्शन बनाना है जिसमें दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करवाना है मैंने, तो मैं यानी मेरे पास दो वेरिएबल्स आएंगे या दो वैल्यूज़ आएंगी। तो मैंने कहा P1 एक वैल्यू है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप यहाँ पे, P2 एक वैल्यू है, और होना क्या चाहिए, P1 मल्टीप्लाई पे हो जाए P2 से। अब ना P1 वेरिएबल कहीं पे है ना होगा, जस्ट ये एक अज्यूम कर रहे हैं कि दो कोई से भी दो वेरिएबल आएंगे आपके पास, आपने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कंसोल करवा देना है। ठीक है, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो उसका आंसर लेकर आएगा। ठीक है, और आप कहीं पे भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जस्ट फंक्शन लिखेंगे उसी वक्त वो चलेगा, उसके अलावा भी आप उसको चला सकते हैं। फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके साथ छोटे ब्रैकेट खोलेंगे भी और बंद भी करेंगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी हम इसको करके भी देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, और जब वो जैसे भी डिफाइन किया फंक्शन को, ठीक है, num1 num2 ये हमने बता दिया, और उसको कहा कि इसको जमा कर देना। ठीक है, और साथ ही रिटर्न का कीवर्ड भी है, रिटर्न के कीवर्ड को भी मैं आगे जाकर समझाता हूँ। अब हम ये फंक्शन तो बना चुके हैं, अब भी इसको हमने बताया नहीं कि कब चलना है। अब यहाँ पे हम कॉलिंग द फंक्शन कर रहे हैं, हम कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं कि सम का फंक्शन चले, ये सम का फंक्शन है, और उसको 2 और 4 हमने दे दिया, यानी हमने कहा था ना यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे भी एक नंबर आएगा, यानी वेरिएबल, तो उसको हमने 2 भी दे दिया और 4 भी दे दिया, तो उसका आंसर वो क्या देगा, 6। 2 और 4 को उसने क्या किया, प्लस, यानी यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते थे, उसको पता है कि कोई दो नंबर आने हैं, उन दोनों को मैंने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ये सिंपल सी एक उसकी एग्जांपल थी। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो भी आप फंक्शन बनाते हुए यहाँ पे चीज़ें लिखते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, num1 num2, या इससे पीछे हम P1 P2 ले रहे थे, ये P1 ये P2, ये जो है इसको कहते हैं पैरामीटर्स। यहाँ पे हम कितने मर्जी पैरामीटर्स दे सकते हैं,
क्योंकि जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं हमें पता होता है कि हमने क्या करना है इस फंक्शन के साथ। तो जो भी आप पैरामीटर्स देंगे उसको, मतलब जो भी यहाँ पे आप वैल्यूज़ देंगे कि ये आनी है, जब फंक्शन यूज़ होगा तो ये हमें चीज़ें मिलेंगी, ये यूज़र देगा, तो ये पैरामीटर्स होंगे। और एक्चुअल जब फंक्शन आप यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो हमने ये जो 2 और 4 लिखा ना एक्चुअल, यानी वैल्यूज़ की बात हो रही है, उसको कहते हैं आर्गूमेंट्स। ये दोनों में फ़र्क है, सिंपल सा फ़र्क है। वेरिएबल्स इन द फंक्शन डिक्लेयरिंग दैट एक्ट एज प्लेस होल्डर्स, यानी वो प्लेस होल्डर होते हैं ना, num1 और num2, हमें पता है कोई नंबर आना है, तो जैसे हमने एक नाम रख दिया कि यार ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पे जगह रखना उसकी, ठीक है। उस वो फंक्शन को भी पता होता है कि ये चीज़ें हमें आनी हैं, तो उसको हम कहेंगे पैरामीटर। आर्गूमेंट क्या होता है? एक्चुअल वैल्यूज पास टू द फंक्शन व्हेन इट्स कॉल्ड, यानी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब जो वैल्यूज हम उसको देते हैं उसको कहते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है। जैसे अब ये फंक्शन है ग्रीट नेम, ठीक है, नेम इसका फंक्शन का क्या है, ग्रीट, और ब्रैकेट के अंदर हमने सिर्फ नेम लिख दिया और कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं है नंबर ही हो, कुछ भी हो सकता है। और उसके अंदर हमने कहा कि कंसोल डॉट लॉग करवा दो हेलो, और जो भी आपके पास नेम आएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारे कंकैटिनेशन हमने की हुई है, ठीक है। अब हम अगर फंक्शन को कॉल करेंगे ग्रीट इस्माइल, तो उसने क्या कहा, इस्माइल इज एन आर्गुमेंट, ये नेम इज एन पैरामीटर था, ठीक है। तो ये पैरामीटर और आर्गुमेंट में फ़र्क है, आपको पता होना चाहिए। अरे समझ गए भाई। अच्छा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी इसमें होती हैं। इसमें क्या होता है, फंक्शंस कैन आल्सो बी डिफाइंड विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर वन और ऑल ऑफ द पैरामीटर, यानी जो पैरामीटर्स हम दे रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं ना, हम उनकी वैल्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन बनाते हुए ही, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में क्या होता है कि अगर हमारे आर्गूमेंट्स मिसिंग हो, मीन्स के यहाँ नेम लिखा है, अब यहाँ पे लिखा था कंसोल डॉट लॉग हेलो नेम, मतलब हमने दिया ही नहीं ना, यहाँ पे लिखा था हेलो अनडिफाइंड। कभी कभी आपने वेबसाइट यूज़ की होगी, तभी कभी कभी वहाँ पे एरर्स ऐसे आ जाते हैं ना, तो उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक नेम ना वैसे ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर तो हम यहाँ पे स्माइल लिख देंगे तो ठीक है, वो लिख देगा हेलो स्माइल, अगर नहीं तो फिर वो जो भी हमने यहाँ वैल्यू दी होगी ना उसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसको यूज़ कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं करके भी, डिफाइनिंग द फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, यानी num1 6 दिया हमने, num2 1 दे दिया, ठीक है। और उसको हमने कहा कि num1 और num2 को प्लस कर दो, अब जरूरी नहीं है उसने 6 और 1 को प्लस करना है, उसको हमने वैल्यूज देनी है। जैसे हमने यहाँ पे दी सम करो 8 को, कोमा, और यहाँ पे हमने दूसरी वैल्यू नहीं दी, ठीक है, हम भूल गए या यूज़र नहीं, यूज़र के हिसाब से हमने देखना है ना, ये सारी जो वैल्यूज आती है मोस्टली यूज़र दे रहा होता है, तभी हमने एक फंक्शन बनाया होता है, वरना हार्ड कोड ही करना हो तो हम खुद ही लिख दें, सिंपल हम एक वेरिएबल बनाए और उसमें सम कर दें, ठीक है। तो इसका ये जो सारा सिस्टम है उसमें अब ये 8 तो है उसके पास, यानी num1 की वैल्यू उसकी 6 थी, तो उसको हमने 8 दे दी, तो वो क्या करेगा, ये 8 ही यूज़ करेगा, वो 6 नहीं यूज़ करेगा। हाँ, अगर हम 8 ना देते तो उसने वो यूज़ करनी थी, ठीक है, पर अब हमने 8 दे दिया तो वो 8 नहीं यूज़ करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने दूसरी वैल्यू उसको नहीं दी, तो दूसरी वैल्यू वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली यूज़ कर लेगा, जो कि क्या है 1, ठीक है। तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगी 9। अगर हम यहाँ पे भी कोई वैल्यू दे दें तो वो 8 प्लस, सपोज करें हमने 2 दिया होता, तो 8 प्लस 2 10 देता आउटपुट में, लेकिन क्योंकि हमने दूसरी वैल्यू नहीं दी और दूसरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, तो वो 8 प्लस 1 9 कर देगा। अगर हम दूसरी वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पे भी नहीं देंगे और यहाँ पे भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी होगी, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस एरर से बचने के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी यूज़ करते हैं। अब मैंने कहा था रिटर्न को मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। जो रिटर्न का वैल्यू होता है वो अनडिफाइंड, अगर हम, यानी हमने अगर फंक्शन बनाया, उसका जो आंसर आता है ना जब हम उसको कॉल करते हैं वो अनडिफाइंड होता है, अगर हम रिटर्न यूज़ ना करें, तो उस अनडिफाइंड से बचने के लिए हम रिटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। और वंस अ फंक्शन फाइंड द रिटर्न स्टेटमेंट इट स्टॉप्स वर्किंग, और जब रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं फंक्शन में, वो सबसे आखिर पे करते हैं, तो वो तभी यूज़ करते हैं जब हमारा फंक्शन का सारा काम खत्म हो जाता है, उसके बाद फंक्शन बंद हो जाता है, यानी कि जब रिटर्न यूज़ करेंगे आप, उसके बाद वो रिटर्न के आगे जो भी लिखा होगा वो होगा, जब आप फंक्शन कॉल करेंगे सारा फंक्शन चलने के बाद रिटर्न तक वो आएगा, रिटर्न के बाद आपने जो भी कुछ लिखा होगा ना वो नहीं होगा, ठीक है, वो स्टॉप्स वर्किंग कर देगा और अगले अगले लाइन पे मूव हो जाएगा, फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम ट्राई ये करते हैं जो भी हमने आउटपुट देनी है ना फंक्शन से, उसको रिटर्न करवा दें, ठीक है। आगे आपको मैं थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। जैसे अब ये विदाउट रिटर्न है, हमने एक फंक्शन बनाया ऐड का, ए और बी हमने आर्गुमेंट्स लिए, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कोई भी नहीं दी, हमने कहा सम कर दो ए प्लस बी को, और हमने फंक्शन ख़त्म कर दिया। अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हमने कहा एक कीवर्ड बनाओ रिजल्ट के नाम से, उसके अंदर ऐड का फंक्शन चलाओ, ठीक है, ऐड का फंक्शन चलाओ। ऐड का फंक्शन ये है, दो आर्गुमेंट्स देने थे, हमने 3 और 5 दे दिए। अब होना क्या चाहिए, 3 और 5 8 हो गया। अब हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया रिजल्ट को, ये 8 किसके अंदर सेव हो गया, रिजल्ट के अंदर, ठीक है, यही होना चाहिए था ना।
लेकिन रिजल्ट हमने जब आउट कंसोल कराया तो वहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्यों? हमने ये तो कहा कि सम के अंदर a प्लस बी है, पर हमने इस फंक्शन के अंदर से कुछ भी आउटपुट नहीं भेजी। हमने सम को अगर हम यहाँ पे कंसोल करवाते तो सम के अंदर आंसर सही आता, ठीक है, लेकिन हमने बताया नहीं कि फंक्शन जब खत्म हो तो हमने यूज़र को वापस क्या देना है, यानी कोड को वापस भेजना क्या। तो अगर हम विद रिटर्न यूज़ करें तो हमने क्या करना है, रिटर्न a प्लस बी। यहाँ पे हम रिटर्न सम भी कर सकते थे, यानी जो भी हम इसको वेरिएबल में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा रिटर्न a प्लस बी, यानी a प्लस बी में जो भी आपके पास वेरिएबल्स आए या नंबर्स आए उनको जमा करके आपने रिटर्न कर देना। अब हम अगर ये करेंगे और कंसोल डॉट रिजल्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हम करके भी देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अभी हमने जो जो किया है हम इसको अब ट्राई करके देखते हैं ताकि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाएं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। हमने लिखा फंक्शन और हम यहाँ पे लिख देते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है। हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दी और हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास यहाँ पे आना है A1 और A2, दो नंबर आने हमारे पास, या जो भी चीज़, दो आर्गूमेंट, दो पैरामीटर्स हमने इसको दे दिए। इसको कहते हैं पैरामीटर। ये जो इसके अंदर हम लिखेंगे, हम ये दो नहीं है, हम तीन भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं दो लिखें। ये हम जो जितने मर्जी लिख सकते हैं, लिख दिया। और इसके अंदर अब हम जो लिखेंगे ना, ये फंक्शन की बॉडी होगी, यानी जो ब्रैकेट्स के अंदर काम होगा ये फंक्शन की बॉडी होगी। ये हमारे हो गए पैरामीटर्स, ठीक है। हमने इनको एक नाम दे दिया ताकि हम अंदर बॉडी के अंदर इनको यूज़ भी कर सकें ना, कि हमें ये पैरामीटर्स यूज़र देगा। ये जब यूज़र देगा पैरामीटर, या पीछे हमें कोड से कहीं से मिल रहे होंगे, तो हमने उनके साथ करना क्या, हम उनको नाम इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी नाम आप यहाँ से दे सकते हैं। हमने कहा कि लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, A1 माइनस A2 माइनस A3, ठीक है। हमने ये एक करवा लिया, कैलकुलेशन करवा ली। अब हमने आखिर पे लिख दिया कंसोल करवा दो, क्या करवा दो, रिजल्ट को, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने अगर ध्यान से देखा हो, ये मैं वापस लेके जाता हूँ थोड़ा सा, आप ये देखें A1 A2 और A3 वो हैं डिसेबल हुए हैं। अभी मैं इनको यूज़ करूँगा ना कहीं पे भी, जैसे कि A1 मैंने यूज़ कर लिया, अब A1 थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया। अब मैं A2 यूज़ कर रहा हूँ, वो भी प्रोमिनेंट हो गया। A3 यूज़ कर रहा हूँ, वो भी प्रोमिनेंट। अब देखें जो भी वेरिएबल्स होंगे ना उनके साथ होगा। अब ये जो रिजल्ट का है ये डिसेबल सा हुआ हुआ, इसको कहीं यूज़ करूँगा ना तो वो सही हो जाएगा। इससे ये भी होता है कि आपको पता चलता है अभी तक आपने ये वेरिएबल यूज़ नहीं किया, कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, तो इससे ऐड ही हो जाता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, शायद कुछ और ही खुल रहा था, रिजल्ट, ठीक हो गया। देखें ये भी प्रोमिनेंट सा हो गया। इधर भी हम ख़त्म कर देते हैं और इधर भी। अच्छा, अब हमने ये फंक्शन बना दिया, अगर हम कंसोल करके देखें, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कहीं पे ऑलरेडी यूज़ किया हो तो इसको 1 कर देते, सबट्रैक्ट 1, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने वेरिएबल कहीं पे यूज़ किया हो। अच्छा, अब हमने किया कंसोल की लाइन नंबर है हमारी 454, पर हमारा यहाँ पे कोई कंसोल नहीं आ रहा, लाइन नंबर 454, यहाँ ना लाइन नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है जहाँ से भी कंसोल हो रहा हो। तो अब कंसोल हो गया, ठीक है, फंक्शन भी बन गया, सब कुछ हो गया, पर चला नहीं कुछ भी। क्यों नहीं चला? कि हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या किया है, डिफाइन, कॉल नहीं किया हमने फंक्शन अभी तक। एक आपने चीज़ बना के रख दी है कि जब भी आपको ये चाहिए हो ना, आप मतलब ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा काम जल्दी हो, और हमने एक ही चीज़ 10 दफ़ा करनी है तो हम एक दफ़ा ही कर, एक दफ़ा बना के रख दें और जब जब करनी है उसको यूज़ करते हैं। यानी कि आपके पास 3 वैल्यूज़ का आनी है, ठीक है, वेबसाइट में 3 वैल्यूज़ आनी है, बार बार डिफरेंट वैल्यूज़ आनी है, तो आप चाह रहे हो कि एक दफ़ा मैं बना के रख दूँ और वो चीज़ होती रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये सारा कुछ करते हैं। तो अब हमने उसको कॉल भी तो करना है ना, जब तक कॉल नहीं करेंगे तो वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कॉल कैसे करना है, हमने सबट्रैक्ट और दो ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हमने लाइन नंबर 459 पे इसको कॉल कर दिया। अच्छा, अब उसने फिर क्या कहा, सबट्रैक्ट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि सबट्रैक्ट 1 इज अ फंक्शन, हमने देंगे देता ना नाम। तो रिफ्रेश करते हैं तो उसने क्या कहा, NaN, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 3 उसको कहा ये पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, तो हमने यहाँ पे आर्गूमेंट तो कोई दिया ही नहीं, तो उसको आर्गूमेंट तो देना ना, नंबर्स तो उसको देने, तभी वो ये सारा कुछ कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। मैं इसलिए गलत भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमने कहा
30 30 कॉमा 20 कॉमा 10। तो हमने ये इसको 3 नंबर दे दिए, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करेंगे जाके, तो उसने क्या कहा 0, 30 में से 20 निकाले 10, 10 में से 10 गए 0, ठीक है, इसलिए उसने उसका आंसर क्या दे दिया 0। अच्छा, अब हम दोबारा करके देखते हैं तो हमारे पास अब क्या आएगा आंसर 10, ठीक है। तो इस तरह है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ हमने वेरिएबल लेना है। योर रिजल्ट इज, ठीक है, योर रिजल्ट इज 10, ठीक है। अगर अब सपोज करें हम यहाँ पे, अब हमने क्या क्या चीज़ देख ली है, सिंपल फंक्शन बनाना देख लिया, पैरामीटर और आर्गूमेंट्स देख लिए, ये जो 10 20 और 40 है ये आर्गूमेंट्स हैं, A1 A2 A3 ये पैरामीटर्स हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, सपोज करेंगे मैंने जब फंक्शन बनाया, अब ज़रूरी नहीं अब यहाँ फंक्शन बनाया और अगली लाइन में उसको कॉल कर लेंगे, पता नहीं कहाँ फंक्शन बना होता है, कॉल कहाँ पे हो रहा होता है, किसी और फाइल में भी हो रहा होता है जब वो लिंक दो आपस में। अब मैंने इसको 2 दे दिया, मुझे नहीं था पता कि मैंने यहाँ पे 3 देने थे, ठीक है। तो क्या होगा, योर रिजल्ट इज NaN, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो उसको 3 वेरिएबल्स चाहिए, 3 आर्गूमेंट्स चाहिए, पर हम दे 2 रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोल है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का रोल आता है कि क्या होता है, इसको ही कॉपी कर देते हैं और अब हम ऐड का बनाते हैं, ठीक है, विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ और अब हम विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस करवाएंगे। अब हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ करनी है, तो हमने A1 को इक्वल रख देना है 10 के, ठीक है, मतलब मर्जी है जिसके मर्जी इक्वल रख देंगे, आप एक किस्म का प्लेस होल्डर ही है। तो जब आप फंक्शन बना रहे होंगे आपको आइडिया होगा कि यार यूज़र ने क्या देना है मुझे, तो आप एक रफली एक चीज़ रख देंगे ताकि अगर अगर गलती से हमें यूज़र कोई चीज़ ना दे तो हमारा जो कोड है वो ख़राब ना हो। लेकिन आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो वहाँ पे NaN आ जाएगी, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, वैसे सारा कुछ वेबसाइट पे हो रहा होगा, फ्रंट एंड पे हो रहा होगा जो डिज़ाइन किया होता है हमने, वहाँ पे आपके पास NaN लिखा आ जाए नंबर की जगह या नाम की जगह, तो सही नहीं ना रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। अब हम ये हमने किया विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। अब हम कर देते हैं विद, और यहाँ पे हम तीनों वैल्यूज दे देते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी हैं 40 और 20, पहले चलें तीनों करके देखते हैं, 40 20 और 30, ये हम इसको कहा तीनों को जमा कर दो ना, ठीक है, ऐड वन के फंक्शन में हम ये कर रहे हैं ना। योर ऐड रिजल्ट इज़ 90। अब सपोज करें हमने एक नंबर नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होगा, योर ऐड रिजल्ट इज़ 90 कैसे, 40 को 20 60, और हमने तीसरा रिजल्ट तीसरी नंबर नहीं ना दिया, और तीसरा नंबर हमारे पास क्या है 30, 60 और 30 कितने हो गए 90। अब सपोज करें हमने दूसरा नंबर ना दिया होता और यहाँ पे यह अब हो गए 40 और 30 70, ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह नहीं दे सकते, ए सपोज करें ऐसे, ठीक है। अब हमने इसको सिर्फ एक नंबर दिया है और उसको हमने कोई और नंबर नहीं दिया, ठीक है, हालांकि उसको 3 नंबर मिलने चाहिए थे। तो ये जो पहला नंबर है वो ले लेगा A1 की जगह पे, ओके हो गया, और A2 और A3 उसके पास अब नहीं है, तो उसके पास अब देखने रिजल्ट क्या आता है। उसने कहा 80, 80 कैसे कहा, 30 हमारे पास थे, 30 उसने इसको इसको 10 को इग्नोर कर दिया, उसने कहा 30 ये हो गए, 20 ये हो गए, 50 और 30 कितने हो गए 80, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ हमारे पास ये चीज़ होती है। सपोज करें हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ना ले रहे होते, ठीक है, हम ले रहे होते A2 A3, ठीक है, हम ले ही ना रहे होते ये सारा कुछ, और अब हम जाके यहाँ पे नीचे हमने एक वैल्यू दी है, हालांकि हमें 3 वैल्यू देनी थी। रिफ्रेश करते तो क्या आ गया, योर रिजल्ट इज NaN। तो ये काम खराब हो जाता है ना, इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें पता हो या हमें रिस्क हो कि हमें शायद नहीं आएंगी वैल्यूज़ यूज़र की तरफ से, हो सकता है, तो हम एरर से बचने के लिए, क्योंकि हमने सारा कुछ सोच के काम करना होता है कि यूज़र क्या क्या गलत भी कर सकता है ना, वो भी सोच के हमने अपने फंक्शन को डिफ़ाइन करना होता है और अपने काम को डिफ़ाइन करना होता है, ठीक हो गया।
तो अब हमने ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं रिटर्न को। अब ये तो हम चीज़ें करवा रहे थे कंसोल डॉट लॉग। सपोज करें हम कंसोल डॉट लॉग ना करवा रहे होते तो क्या होता। जैसे एक और फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, अब हमने ये विदाउट रिटर्न बना रहे हैं, ठीक हो गया। और इसमें हम ना 2 वैल्यू देते हैं सिर्फ, और बाय डिफ़ॉल्ट वाली भी अभी नहीं लेते, वो हमने मैंने आपको ऊपर इसलिए करके दिखा दी। अब हमने इसको कहा A2, ओके हो गया। अब हमने कहा कि फंक्शन लो, ठीक है, उसके अंदर एक कीवर्ड बनाओ रिजल्ट का, ठीक है, और उसको जमा कर दो दो वेरिएबल्स को, और बस ख़त्म। अब हम इस फंक्शन को बुलाएं, अगर ऐड, इसको हम ऐड 2 कर देते हैं क्योंकि एक नाम से 2 फंक्शन नहीं बनाएंगे। हम इसको ऐड 2 और ये हमने बुला लिया, ठीक है। और इसको हम करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, यानी चलेगा क्या, हमें पता चलेगा ऐड 2, और ये हमने फंक्शन को जब भी कॉल करना है ये पैरेंथेसिस लगानी है आपने, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम जाके लाइन नंबर 479 का कंसोल देखना चाह रहे हैं। तो ये 479 पे क्या आ गया, अनडिफाइंड। क्यों आ गया अनडिफाइंड, हालांकि अच्छा इसको तो हमने नंबर्स भी नहीं दिए अभी, 2 और 3 हमने, चलो 2 और 4 हमने नंबर भी दे दिया। अब जाके देखते हैं, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों भाई अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको हमने बताया नहीं कि हम वापस क्या दे रहे हैं। देखें इसमें हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया था तो वो चल गया, ठीक है, लेकिन रिटर्न हम इसमें भी नहीं करवा रहे थे। अगर ये कंसोल डॉट लॉग खत्म होता इसमें भी अनडिफाइंड आना था। तो हर दफ़ा तो हमने चीज़ कंसोल डॉट लॉग नहीं करवानी होती ना, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम विद रिटर्न यूज़ करें तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। फिर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम, क्योंकि देखें आप सिर्फ कंट्रोल डॉट लॉग करा के पूरी वेबसाइट नहीं बना लेते, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं करता हूँ। अब ये देखिएगा, अब मैंने रिटर्न यहाँ पे करवाना है, और रिटर्न के बाद आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी फंक्शन के अंदर, क्योंकि वो चलेगी नहीं। रिटर्न के बाद आपका फंक्शन खत्म, जैसे लूप खत्म हो जाती है ना, ऐसे फंक्शन भी खत्म हो जाता है, ठीक हो गया। अब हमने रिटर्न क्या कहा कि जो भी रिजल्ट के अंदर है ना वो रिटर्न करवाना है आपने। अब हमने रिफ्रेश किया, ये देखें 489 पे, ये 489 पे है ना, 489 पे क्या हो गया, 6 जो अब आया, 4 और 2 को उसने क्या कर दिया, जमा। जमा करने के बाद उसने रिटर्न भी कराया, यानी कि हमने फंक्शन को ये इनपुट दिया 2 और 4, और ये उसने आउटपुट दे दिया। तो अगर आपने आउटपुट देनी है ना तो आपने रिटर्न का कीवर्ड, या आपने प्रैक्टिस बना ली है रिटर्न के बगैर नहीं, कंसोल भी कराना है ना, या जो भी करना है। कंसोल वैसे होता नहीं है मोस्टली, कभी भी नहीं होगा आपका कंसोल, वैसे यूज़ होगा, लेकिन एट द एंड आपको कुछ रिटर्न चाहिए होगा, तो आपने उसको रिटर्न करवा देना, ठीक है। अगर रिटर्न नहीं कराएंगे तो वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये माइनस कर लेते हैं या मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अब उसने 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया 8। तो इस तरह हम रिटर्न के साथ अपने फंक्शंस को देख सकते हैं। इसके और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये मैं वेरिएबल जो यूज़ कर रहा हूँ वो अंदर बाहर कैसे यूज़ हो रहा है, स्कोप, और भी 2-4 चीज़ें वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आज के लिए हमने ये देख लिया काफ़ी सारा कुछ कि हमने फंक्शन कैसे बनाना है, उसको कॉल कैसे करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ कैसे करना है, विदाउट बाय डिफ़ॉल्ट कैसे करना है, रिटर्न के साथ कैसे करना है, और बगैर रिटर्न के साथ यानी कैसे करना है, ठीक हो गया। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस को पढ़ा था, ठीक है, और हमने सारे कॉन्सेप्ट उसके ले लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट उसके रह गए थे, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक्सप्रेशन इज़ अ वे टू डिफाइन फंक्शन बाय असाइनिंग इट टू अ वेरिएबल, यानी कि अगर हम फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर रख दें, ठीक है, तो उसको हम फंक्शन एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। इसको मतलब हम डायरेक्ट डिफाइन भी कर सकते हैं फंक्शन, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा है, पर हम किसी फंक्शन को वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते थे पहले हम, ठीक है, उसमें हम एक नेम भी लिखते थे फंक्शन का। तो इसमें नेम मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहें लिख दें, लेकिन ना लिखना चाहिए तो ना लिखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो एनोनिमस फंक्शन होंगे, यानी इसका कोई नाम नहीं होगा, लेकिन वो किसी ना किसी वेरिएबल को असाइन होगा, ठीक है। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया लेट ऐड के नाम से, इज इक्वल टू रख दिया फंक्शन के, उस फंक्शन के अंदर उसके पैरामीटर्स आ गए, और जो भी हमारा कोड है आ गया, ठीक है। इसमें वो बता रहे हैं कि ये हमने एक ऐड के नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर बेनामी फंक्शन था, ठीक है। और फंक्शन क्या कर रहा है, 2 पैरामीटर्स ले रहा है एक्स और वाई के, और हमें उसका जमा करके दे रहा है, सम करके दे रहा है, ठीक है। और जब भी आपने ये फंक्शन यूज़ करना होगा, क्योंकि ये इस वक्त अभी सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ऐड को यूज़ करेंगे और उसके अंदर ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर पैरामीटर्स दे देंगे, ठीक है। काम वही हो रहा है,
लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको डीपली देखें तो अब फंक्शन के साथ हम नाम नहीं लिख रहे, पहले हम फंक्शन के साथ नाम लिख रहे थे, अब हम एक वेरिएबल में उसको स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास की जो इसकी जो वैल्यू होगी ना रिटर्न की, जब भी हम ऐड को बुलाएंगे उसके साथ हम उसके पैरामीटर्स देंगे और उसको हमें आउटपुट दे देगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ है आज जो हम पढ़ेंगे ES6 की। जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो न्यू चीज़ें आएंगी ना, एक होती है जो कोर होती है किसी भी लैंग्वेज की, वो हम वैसे की वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई चीज़ ऐसी होती है जो अपडेट होती रहती है, तो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि ये अपडेटेड चीज़ है, ताकि आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, अब हमने पहले पुराने फंक्शंस पढ़ लिए हैं जो ट्रेडिशनल फंक्शन थे, लेकिन अब हम यूज़ करते हैं एरो फंक्शन ES6 में जो आई थी। ठीक है, ES6 जावास्क्रिप्ट का एक नया वर्जन है। ठीक हो गया, जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज यूज़ होता है। इसके बाद भी वर्जन आए थे, इससे पहले भी आए थे, लेकिन अभी जो मार्केट में मोस्टली यूज़ होता है वो ES6 है। ठीक हो गया, तो मैं आपको न्यू चीज़ें भी इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको ओल्ड चीज़ें ना सिर्फ पढ़ाएं, आप मार्केट में जाएँ तो आपको पता हो कि ES6 क्या है, ES6 के एरो फंक्शंस क्या हैं। तो जो जो न्यू चीज़ पढ़ानी ज़रूरी है तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक हो गया, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इससे जो हमारा कोड है और छोटा हो जाता है, और कंसाइज हो जाता है, और ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, और छोटे फंक्शन जो होते हैं ना, एक लाइन के सिर्फ फंक्शन होते हैं, उसके लिए मोस्टली एक यूज़ हम करते हैं। और इसके अलावा ये देख लेते हैं, ये ट्रेडिशनल फंक्शन है कि हमने एक ऐड का वेरिएबल बनाया, उसमें फंक्शन लिख दिया। और एरो फंक्शन में क्या है, एक हमने लेट का ऐड का वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू डाला, उसके सिर्फ पैरामीटर्स लिखे कि कितने पैरामीटर्स हमारे पास आएंगे, फिर हमने इज इक्वल टू और ये एंगल ब्रैकेट लगाई, इससे बन गया एरो, क्योंकि इसका नाम एरो फंक्शन है। और उसके बाद जो भी हमने करवाना है ना वो लिख दिया। अब क्योंकि ये एक लाइन पे ही आ रहा था तो एक लाइन पे लिख दिया, वरना हम ये ब्रैकेट्स डाल के भी लिख सकते थे। ठीक है, इसको हम ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो ये एक एरो फंक्शन है, ये ट्रेडिशनल फंक्शन है, इसमें 3 लाइनें यूज हुई हैं, इसमें एक लाइन यूज हुई है। ओके हो गया, और उसमें काफ़ी कम कोड यूज हुआ है। चलिए इसको हम ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट एडिशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं। अब पहले हम क्या करते थे, हम जब फंक्शन लिखते थे तो उसके बाद उसका एक नाम भी रखते थे। अब हम नाम नहीं रख रहे, फंक्शन का नाम नहीं है, फंक्शन को हमने एक वेरिएबल में रखा है, हाँ उसका नाम है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पैरामीटर्स दे देंगे। सपोज करें हम 3 पैरामीटर्स देते हैं, x, y एंड z। ओके हो गया, और यहाँ पे हम इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं लेट सम इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। ओके हो गया, और रिटर्न हम करवा देते हैं सम को। रिटर्न का क्या होता है, रिटर्न हमने ये क्यों लिखा है ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, आपने वो लाजमी देखना है, तभी आपको इस लेक्चर की भी समझ आएगी। ठीक हो गया अब हमने रिटर्न क्या करवा दिया, सम, ये हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब हमने जब इसको यूज़ करना है उसका क्या तरीका है, जो भी हमने वेरिएबल रखा था पहले हम क्या करते थे, उसका जो नाम रखा था, जैसे ये नाम था, अब हमने उस वेरिएबल को, जैसे हमने अगर कंसोल करवाना है, कंसोल डॉट लॉग एडिशन, ये जो भी इसका हमने नाम रखा, उसके आगे हमने पैरेंथेसिस लगानी है, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, छोटी ब्रैकेट, और हमने उसको 3 पैरामीटर्स दे देने, एक्स वाई और जी। देखें बता भी रहा है, एक्स में भी कुछ भी लग सकते हैं, वाई में भी कुछ भी, और उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं 4, 5 एंड 6। ओके हो गया, अब हम इसको देखते हैं, 497 हमारी लाइन का नंबर है। हमने रिफ्रेश किया तो 497 पे क्या आ गया, 15। 4, 5 और 6 जमा करें तो कितने होते हैं, 15। तो सिंपल सी ये एक लॉजिक थी कि हमने फंक्शन एक्सप्रेशन हमने इसमें देख लिया। मैं आपको सारी चीज़ें देखें, ये भी फंक्शन ही था, ये भी फंक्शन ही था, इसके ऊपर भी फंक्शन था, 3-4 किस्म के मैंने फंक्शन आपको पढ़ा दिए। अभी भी मैं ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कहीं पे कहीं कोई चीज़ यूज़ होनी है, कहीं पे कोई चीज़, तो ये ना हो कि आपको कोई चीज़ मिस हो जाए। अच्छा, ठीक है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ करवा देता हूँ। अब देखते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या होता है कि हमने जैसे एक वेरिएबल बनाया, लेट सब्ट्रैक्ट 3 इज इक्वल टू, ओके हो गया। अब हमने ना फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है, ना उसको उस फंक्शन का नाम लिखना है, ना फंक्शन का ये जो कीवर्ड है वो लिखना है। हमने जस्ट उसको बताना है पैरामीटर्स हमारे कितने होंगे, पी और डी लिख दिया। तो ये मैंने उल्टे सीधे इसलिए लिखा ताकि आपको पता हो कि कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं अच्छे से इसलिए ताकि प्री डिफाइंड हो, हमें पता हो। आप यहाँ पे मतलब एक्चुअल जब आप काम कर रहे हो तो आपने बताना है कि आप क्या ले रहे हैं। सपोज करें आप इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट 1, इनपुट 2, इस तरह करके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स के नाम, ये पैरामीटर्स के नाम, हर चीज़ के नाम
प्री डिफाइंड हो जाएंगे, वो बहुत बड़ा कोड हो जाता है, फिर आपको याद नहीं रहता कि अच्छा मैंने क्या लिया था, किसके लिए लिया था, ठीक है। अच्छा हमने ये लिख दिया, इसके बाद हमने ये लगाना है, और ये हमारा बन गया एरो फंक्शन। अब इसके बाद उस फंक्शन के अंदर बॉडी में क्या लिखना है, जैसे ये बॉडी के अंदर ये जो लाइनें थी ना, तो अब हम सपोज करें हमने सिर्फ रिटर्न करवाना है इनपुट 1 माइनस इनपुट 2, ठीक है। अच्छा इसमें भी हम रिटर्न नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक ही लाइन का हमारे पास अभी है। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, अब हमारे पास ये आ गया, हमने ये डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसको यूज़ करते हैं, सबट्रैक्ट 3, और इसको हमने 2 नंबर देने हैं, ठीक है। और क्योंकि अब हम इसको कंसोल वगैरह कुछ भी नहीं करवा रहे, वैसे ये फंक्शन अब चलेगा, ठीक है। पर हम इसको भी कुछ करवा नहीं रहे, तो यहाँ पे अभी आपको शो नहीं होगा। तो हम इसको अगर ये ब्रैकेट्स को आपने ध्यान से देखना है, ये ब्रैकेट्स आपने एक खोल ली एक बंद कर दी ना तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट्स आ रही है ना, इसको ईजी नहीं लेना, जो शुरू करनी है उसको ख़त्म भी करना है आपने, ठीक है। अच्छा अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने कंसोल करवा लिया। अब हमने इसको पैरामीटर दिए हैं 50 और 30, और उसको क्या कहा है कि ये 2 पैरामीटर आपको मिलेंगे। अब हमने यहाँ पे इसको आर्गूमेंट्स की शक्ल में ये वैल्यूज़ भी दे दी। इसको कहा पहला जो पैरामीटर है उसको दूसरे पैरामीटर में से माइनस कर दो, ठीक हो गया। अब ये एक लाइन में हमने पूरा फंक्शन लिखा हुआ, ओके। अब हमने यहाँ पे कॉल किया, उसको आर्गूमेंट्स दे दी। अब हम जाके अपना कंसोल देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 50 माइनस 30 20, ठीक है। तो इस तरह हम अपने एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। अब आपके पास सवाल ये आएगा, सपोज करें हमारे पास ये एक लाइन का ही है ना, हमने एक लाइन से ज़्यादा का करना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये अभी एक लाइन का है इसलिए हमने रिटर्न नहीं लिखा इसमें, ठीक है। यानी जैसे हमने इसमें रिटर्न लिखा था ना, इसमें हमने रिटर्न नहीं लिखा क्योंकि ये एक लाइन पे ही है। अब हम अगर इसको एक और बना देते हैं फंक्शन, अब हम एक लाइन से ज़्यादा का बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे भी हम लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम पहले लाइन पे लेके सपोज हम इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट y4 इज इक्वल टू इनपुट 1 माइनस इनपुट 2, या रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम इस रिजल्ट को खुद ही कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं, या चलें इसको भी नहीं करते और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट, या चलें मैं रिजल्ट आपको इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, आपको पहले गलत करके दिखाते हैं फिर सही। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं, उन पैरामीटर्स को माइनस कर रहे हैं और उसका रिजल्ट एक और वेरिएबल में हम स्टोर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम कंसोल जैसे हमने पहले कराया वो करवाते हैं, फंक्शन से बाहर आए और यहाँ पे हमने 40 30 दे दिया, और ये फंक्शन का नाम सबट्रैक्ट 4 हो गया, ओके हो गया। अब हम जाकर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, हालांकि हमने रिजल्ट भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने रिटर्न यूज़ नहीं किया। तो अब हम यूज़ करेंगे रिटर्न रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में यानी कि होगा वो अब यहाँ पे दिखा हुआ, भेजो वापस। तो अभी देखें 50 माइनस 40 क्या आ गया जवाब, सॉरी 40 माइनस 30 क्या जवाब आ गया 10। तो हम रिटर्न का ये काम है, अगर आप एक लाइन से ज़्यादा फंक्शन लिख रहे हैं तो आपने रिटर्न लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा इसके बाद हमारे पास है फंक्शन स्कोप, ठीक है। अब मैं इतनी देर से वेरिएबल्स बना रहा हूँ, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। अब उसका आपको मैं स्कोप बता देता हूँ। हमने स्कोप पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। जब हमने पढ़े थे मेथड्स पढ़े थे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, उसमें हमने स्कोप वगैरह पढ़ा था। अब देखते हैं इसमें क्या है। वेरिएबल्स के स्कोप की बात हो रही है, तो 2 किस्म के स्कोप हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में क्या होता है कि फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल बनेगा, यानी एक तो फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, फंक्शन के बाहर बना रहे हैं, तो वो क्या होगा ग्लोबल स्कोप होगा। ग्लोबल स्कोप कहीं पे भी, जो ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल हैं वो कहीं पे भी असेस हो सकते हैं, उसको हम फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
याद रखना है ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल्स फंक्शन से बाहर बनते हैं। अब उसके अलावा ग्लोबल वेरिएबल कहीं पे भी पूरी आपकी वेबसाइट में कहीं पे भी आप इंटायर प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फंक्शंस के अंदर बनते हैं उनको कहते हैं लोकल स्कोप के वेरिएबल्स। वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं, वो फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। उनका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है उसका वेरिएबल भी वो खत्म हो जाता है। जब दोबारा आप एग्जीक्यूट करेंगे फंक्शन को तो दोबारा वो आ जाएगा, लेकिन एक टाइम के लिए वो एक वक्त खत्म हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास है ग्लोबल स्कोप, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अब हमारे पास एक वेरिएबल हमने बनाया लेट ग्लोबल वार इज इक्वल टू 10। फंक्शन हमने न्यू एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने कंसोल करा दिया ग्लोबल वार को, ठीक है। तो उसने जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसने आउटपुट में बता दिया 10। हालांकि ये वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर नहीं बनाया, फंक्शन से बाहर बनाया। अब हम चलते हैं लोकल स्कोप पे, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये माई फंक्शन यूज़ किया, फंक्शन के अंदर भी उसने जवाब दे दिया, और हमने फंक्शन के बगैर सिर्फ ग्लोबल वार को कंसोल करवाया तो उसने उसका भी जवाब दे दिया। लोकल स्कोप में हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने वेरिएबल रखा लोकल वार, उसकी हमने वैल्यू रख दी 20। तो कंसोल करवाया लोकल वार को तो आउटपुट क्या आ गया 20, ठीक है। ये हमने फंक्शन के अंदर ही कर रहे हैं। अब फंक्शन से बाहर आ गए हम। अब हमने माई फंक्शन को कॉल किया तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है 20। क्यों आ रही है कि माई फंक्शन के अंदर हमने लोकल वार एक वेरिएबल बनाया था और उसी को वहीं पे कंसोल करवा रहे थे। अब हम लोकल वार को आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बुला रहे हैं, लोकल वार को कंसोल करा रहे हैं, तो उसने क्या दे दिया एरर, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये फंक्शन से बाहर यूज ही नहीं हो सकता। देखें यहाँ भी वो वेरिएबल नहीं यूज हुआ, यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे कंसोल हो रहा था, सॉरी वेरिएबल, तो उसने उसका आउटपुट 20 दे दिया, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप होते हैं। इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, जैसे कि मैंने ये एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, ये रिजल्ट को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे मैं कंसोल करा रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे भी कंसोल कराऊँ, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। अब मैं रिटर्न से नीचे वाली लाइन पे लिख रहा हूँ इसलिए वो यूज़ ही नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था रिजल्ट रिटर्न से नीचे कुछ नहीं लिखना फंक्शन के अंदर, रिटर्न से ऊपर लिखना है जो मर्जी। अच्छा, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ रिजल्ट को, ठीक है। और इसमें हम कुछ लिख भी देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। दिस इज लोकल फंक्शन वेरिएबल, ठीक हो गया, ये हमने कंसोल करा दिया। और अब हम यहाँ पे अगर कंसोल करवाएं, यहाँ पे हम सिंपल इस वेरिएबल को कंसोल करने की ट्राई करते हैं, लोकल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन प्लस, और इसको रिजल्ट का नाम है ना इसका, ये हमने रिजल्ट कर दिया। और इसको बल्कि ना हम नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं क्योंकि रिजल्ट का कोई हमने पहले भी बनाया हो शायद, इसको कर देते हैं 4 5 6। और अभी हम इस रिटर्न वाली लाइन को चलें, इसको इसको एक दफ़ा इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको उलझन ना हो, कन्फ्यूज ना हो। मैं दोबारा समझाता हूँ हुआ क्या है। हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें वो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को माइनस कर रहा था, फिर हमने उसी वक्त कंसोल भी करवा दिया उसी को लोकल वेरिएबल को, ठीक है, फंक्शन के अंदर, ताकि अब जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, सिर्फ कॉल करेंगे, उसको कंसोल कराएंगे नहीं, सिर्फ फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, उसका जवाब ले आएगा, ठीक है। यहाँ कॉमन करना है ना, हमने 2 आर्गूमेंट्स देने, ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन कॉल करेंगे तो जो भी फंक्शन में लिखा होगा वो चलेगा, ये चला, ये चला, ठीक है, और ये उसने रिटर्न दे दिया, तो कंसोल उसमें चलना ही चलना है और उसने ये वेरिएबल यूज़ कर लेना है, ठीक है। हमने अब आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एक कंसोल कराया, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एक कंसोल कराया और वही लोकल वेरिएबल यहाँ यूज़ करने की कोशिश की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास 513 पे एक कंसोल है और एक 507 पे है। 513 वाला नहीं चलेगा, 507 वाला चल जाएगा। 507 वाले ने कहा दिस इज लोकल फंक्शन वेरिएबल, और इसको हम थोड़ा सा और विद इन द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के ये अंदर है, ओके। दिस इज अ लोकल फंक्शन वेरिएबल विद इन द फंक्शन, और उसने आउटपुट क्या दे दी 10, जो हमारा जवाब आ रहा था, ओके हो गया ना। 40 - 30 10।
ठीक है, ये हमने क्योंकि वेरिएबल्स उसको क्या दिए हैं 40 माइनस 30। अब हमने कंसोल कराया लोकल वेरिएबल को वैसे ही फंक्शन से बाहर, यहाँ से ये आपका फंक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रैकेट जहाँ से खत्म हो रही है फंक्शन खत्म हो रहा है, इस ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और इस ब्रैकेट पे खत्म हो रहा है। अब हमने ये कराया तो उसने क्या दे दिया, एरर, अनकोट रेफरेंस एरर, रिजल्ट 456 इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि मैंने कहा था कि जो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, जैसे जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ 512 पे, फंक्शन खत्म हो गया, एग्जीक्यूट यानी कि कॉल हुआ, ठीक है, उसने सारी उसकी लाइनें चलाई और उसको खत्म कर दिया, ठीक है, और जो वेरिएबल था उसको भी खत्म कर दिया। अब उस वेरिएबल का कोई वजूद ही नहीं, इसलिए उसने कहा कि वो डिफाइंड ही नहीं है। जब आप कोई वेरिएबल ऐसे बना दें, ठीक है, मैंने कोई कंसोल करा दूं, कंसोल करा दूं ऐड 4456, ठीक है, अब एक वेरिएबल है ही नहीं ऐड 456, तो क्या एरर देता है, अच्छा वो इस लाइन से भी ऊपर जा नहीं रहा, जब एक एरर आ जाता है इस लाइन से ऊपर नहीं जाता, फिर वो उसने क्या कहा ऐड 456 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो इसका भी उसको हिसाब से कोई ऐसा वेरिएबल है ही नहीं जो डिफाइन हुआ हो, क्योंकि वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर है और उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया जब फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो इसको कहते हैं लोकल स्कोप, इसको क्या कहते हैं, लोकल स्कोप। अब हम आते हैं ग्लोबल स्कोप के ऊपर। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, चलिए यहाँ पे बनाते, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 332 इज इक्वल टू 39, ओके हो गया। अब इस रिजल्ट 332 को मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, कंसोल, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल विद इन द फंक्शन, ठीक है, और क्या नाम है उसका, रिजल्ट 332। अब हो क्या रहा है कि मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे लिया फंक्शन से बाहर, अभी फंक्शन नीचे वाली लाइन पे था, ये फंक्शन से बाहर लिया मैंने, ठीक है, और उसकी एक वैल्यू रख दी। अब मैं कह रहा हूँ उसको कंसोल करवाओ, ठीक है, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन से बाहर भी। तो हमारे पास लाइन्स हैं 508 एंड 516, ये हमने रिफ्रेश किया, अच्छा अभी वो चलेगा नहीं क्योंकि हमने ये गलत एक लाइन लिखी हुई है ना, इसको हमने लोकल वेरिएबल को बाहर रखा हुआ है, जब एक जगह पे एरर आ जाए ना तो उसके नीचे लाइन पे नहीं जाता। अब उसने 508 वाला तो दिखा देना है, देखें दिस इज ग्लोबल वेरिएबल विद इन द फंक्शन विच इज वैल्यू इज 39, लेकिन वो नीचे वाले पे अभी वहीं पे अड़ा हुआ है 456 वाले पे, तो हम इसको एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं, ठीक है, देखें दिस इज ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन विच इज वैल्यू इज 39। तो ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी यूज़ हो सकता है, लोकल वेरिएबल हर जगह यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, इसको अब आपने पल्ले बांध लेना है कि ग्लोबल वेरिएबल अगर आप फंक्शन के अंदर ही भी यूज़ करना चाहें तो हो जाएगा, इसलिए आपने उस हिसाब से नाम रखने हैं। अगर आपने ग्लोबली एक वेरिएबल रखा हुआ है और उसी का नाम आपने फंक्शन के अंदर भी रख दिया तो वो थोड़ी सा मिसमैच हो जाएगा, तो आपने नाम देख के रखने हैं। इसी तरह आपने अगर एक लोकल वेरिएबल रखा है उसको आप बाहर नहीं यूज़ कर सकते, उसका आप नाम जो मर्जी रख दें, ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देखना है। इसके अलावा फंक्शन में हमारे पास यही थी, इसके बाद हमारे पास एक दो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। चले अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बेसिक से तो फंक्शन मैंने बनाने सिखा दिए, थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स चलते हैं, ठीक है। फंक्शन एग्जांपल्स 1, ठीक है, तो पहला फंक्शन जो हम लिखेंगे उसमें हमने करना क्या है, फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है, n का मतलब है जो भी हमें यूज़र प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम एक लिखते हैं फंक्शन, अब हम एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, या क्लाइंट जैसे कहेगा वो कहेगा अगर ES6 यूज़ करना है तो ES6 यूज़ करेंगे हम, और अच्छी प्रैक्टिस भी वही है कि हम वो यूज़ करें, तो हम चलें ES6 यूज़ करके देखते हैं, कैलकुलेट सम इज इक्वल टू, ठीक है, और हमने सिर्फ एक पैरामीटर लेना जिसका नाम होगा n, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं वैसे तो, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाना है सम के नाम से, इज इक्वल टू लेट सम इज इक्वल टू
0। हम फंक्शन क्या बनाने लगे हैं कि एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, 1 से लेके कोई भी नंबर हम उसको दे दें, सपोज 10 दे देते हैं तो 10 तक, 100 दे देते हैं तो 100 तक, उसको वो जमा करता रहे। यानी जितने भी नंबर्स उसको देंगे ना 1 से लेके n तक, सपोज 1 to 5 दे देते हैं तो वो उसको जमा करके जो भी आंसर आएगा वो देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की, यहाँ पे हमने एरो फंक्शन के लिए वो बनाया नहीं। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने उसको बताना है, अब हम ना यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, लूप फ्रॉम 1 to n एंड ऐड ईच नंबर टू सम। यानी अब मैं आपको इसमें ये देखें लूप का भी यूज़ केस बता दूंगा, ठीक है, और ये फंक्शन भी बीच में हो जाएगा, ठीक है। फॉर लूप हम इसमें यूज़ करेंगे, मोस्टली वो यूज़ होती है फॉर लेट i इज इक्वल टू 1 एंड i इज लेस देन और इक्वल टू n, इसके बाद सेमीकोलन एंड i इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसकी दोबारा से ब्रैकेट लगेंगी, ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है आपने, और उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई भी कर सकते हैं और इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको इन ऑपरेटर्स जब पढ़ा रहा था तब बताया था, ठीक है। तो आपने ये अगर ऑपरेटर्स वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लें ताकि आपको ये समझ आए कि अभी क्या किया हमने, ठीक है। हमने बस लाइन को शॉर्ट किया, ठीक है, सम प्लस आई को सम प्लस इज इक्वल टू आई कर दिया। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हमने एक सम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू शुरू में रख दी 0, और इसको हम एक पैरामीटर देंगे n का, आर्गूमेंट देंगे जब फंक्शन कॉल करेंगे। इधर हमने कहा कि i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1, और i तब तक चले, यानी ये कंडीशन हम उसको दे रहे हैं, i तब तक चले, ये लूप तब तक चले जब i की वैल्यू या तो इक्वल हो जाए या लेस देन हो n के, ठीक है, और हर दफ़ा i में एक प्लस हो जाए। और जब ये हो जाए तो लूप चलेगी, लूप के अंदर क्या होगा, जो सम का वेरिएबल है उसके अंदर i की वैल्यू प्लस हो जाए, जो भी i की वैल्यू होगी, जैसे अभी शुरू में 1 है, उसके बाद क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, और ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी i की वैल्यू, तब तक बढ़ेगी जब तक वो n नंबर ना आ जाए जो भी यूज़र देगा, ठीक है। ये हमारी लूप खत्म होगी। इसके बाद अब हम वापस ये फंक्शन के अंदर ही लूप हमने चलाया, ये याद रखना, ये सारा फंक्शन है। अब हम यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं सम को, ठीक है, ये हमने रिटर्न क्या करवा दिया, सम को। अच्छा, अब हमने ये कर देना है फंक्शन बंद। ओके हो गया। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट रिजल्ट के नाम से, और रिजल्ट हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी है 1 2 3 कर देते हैं, इज इक्वल टू, अब हमने अपना जो वेरिएबल था ना फंक्शन का जिसको हमने रखा था ये यूज़ करना है, क्योंकि अब हम फंक्शन को कॉल करने लगे। अब वो जो n नंबर है, यानी जो हमने n का एक पैरामीटर लिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे और एज आर्गूमेंट सपोज करें 10 पास कर देते, ठीक है, हमने 10 पास कर दिया, और ये अब हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब इस फंक्शन से जो हमें आंसर आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, सारा कुछ होने के बाद इस सम के अंदर आ रहा है, ठीक है, रिटर्न क्या हो रहा है, सम। तो जो भी उसका आंसर होगा वो किसके अंदर सेव हो जाएगा, इसके अंदर, रिजल्ट 1 2 3 के अंदर। इसको हम डायरेक्ट भी कंसोल करवा सकते थे या अगली लाइन पे भी करवा सकते हैं। इसमें हम लिखते हैं सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to, अब हमें तो पता ही नहीं n नंबर क्या होगा ना, तो इसमें हम लिख देते हैं प्लस, बल्कि हमने इसमें तो दे दिया ना 10, खुद ही दे दिया, तो इसमें हम 10 लिख देते हैं 10, और यहाँ पे हम अपना जो भी हमने ये बनाया था वेरिएबल जिसमें हमारे पास फंक्शन से जो जवाब आ रहा है वो स्टोर हो रहा है, वो लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या होता है, ठीक है। आपको समझ आ गया ना, हमने एक फंक्शन बनाया एरो फंक्शन, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर लिया, सिर्फ एक वहाँ पे वेरिएबल बनाया सम के नाम से जिसकी वैल्यू होगी 0, फिर हमने एक लूप चलाई कि भाई जो भी आपके पास यह नंबर आएगा ना आपने तब तक एक लूप चलानी है, ठीक है, और हर दफ़ा 1 से शुरू करनी है। ये 1 से हमने कहा ना, क्योंकि हमें शुरू में हमने कहा है कि 1 से लेके n नंबर तक, बेशक वो 2 हो, 1 से लेके 2 तक चलेगी फिर, और जब भी जो भी नंबर होगा ना i का, क्योंकि हर दफ़ा i में एक प्लस हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह चलेंगे, तो हर दफ़ा इसमें एक प्लस होता जाए। फिर अब सम की वैल्यू होगी 2, फिर एक 3 आ गया तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, फिर 5 के बाद अगला नंबर आएगा 4,
तो 5 और 4 9 हो जाएंगे। इस तरह एक एक करके प्लस हो जाए और आखिर पर जो भी सम की वैल्यू हो उसको रिटर्न करवा दो और फिर हमने उसको कंसोल करवा दिया। ठीक है, अब हम जाके कंसोल देखते हैं। सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, एक सेकेंड यहाँ स्पेस डालो, इज सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 55। ठीक है, कैसे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, तो इसका जवाब क्या आएगा? 55। ठीक है, तो ये उसने हमें करके दे दिया। अब देखें फंक्शन का एक्चुअल, देखें आप लूप कितनी मजे की चीज़ थी कि उसने 10 नंबर खुद ही चलाया, हमने लिखा एक दफ़ा ही। देखें ना, ये लूप थी इतनी सी, उसने 10 नंबर्स को, हम इसको एक एक करके करते तो कितना लंबा कोड हो जाता। और अब हमने देखें ना, ये हमने सिर्फ चलाना है और हमारे पास काम हो जाना है। यानी ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये हमने 2 लाइनों में किया, हम 1 लाइन में भी कर सकते थे। हमने 10 तक लिया ना, हम 100 तक ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं। देखिए देखें, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज 5050। अब फंक्शन से क्या कितना अच्छा काम हो रहा है कि हम एक दफ़ा फंक्शन बनाया है, सिर्फ उसका पैरामीटर चेंज कर रहे हैं और हमारे पास उसी वक्त पूरा फंक्शन चल जाता है। उसके लिए हमें अलहदा से पूरा फंक्शन लिखना नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये फंक्शन का यूज़ केस था। ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा नंबर भी उसने 1 सेकंड में कैलकुलेटर करके बता दिया कि 1000 दफ़ा उसने ये लूप चलाई है, ये 1000 दफ़ा लूप चली है और उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है और वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर ये काम हो। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपने इसको ध्यान से समझना है और सीखना है। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फंक्शन एग्जाम्पल 2। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन टू काउंट द नंबर्स ये कमेंट है, फंक्शन टू काउंट द नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स इन एन अरे। एक अरे में कितने इवन नंबर्स हैं उसको काउंट करना है, यानी उसमें 5 इवन नंबर्स हैं, 10 इवन नंबर्स हैं, ये काउंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, लेट काउंट। जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ ना, अब मैं क्योंकि एक्चुअल आपको काम करके दिखा रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ समझा रहा था, तो मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ उसका। मैं ये XYZ भी कर सकता था ना यहाँ पे, पर आपने प्री डिफाइंड वेरिएबल्स के भी नाम रखने हैं और फंक्शंस के भी, या जहाँ पे भी आपने नाम रखना है ना किसी चीज़ का, तो वो प्री डिफाइंड होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, यहाँ से हमें एक अरे मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी अरे हो सकती है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद हमने एरो फंक्शन बनाना है और ये हम अगले लाइन पे आ गए। ठीक हो गया, तो हमने करना क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाना है काउंट के नाम से, जिसकी वैल्यू इस वक्त 0 है। वो काउंट करता जाएगा ना, जो इवन नंबर होगा ना वो इसको सिर्फ काउंट करेगा, और नंबर्स को नहीं काउंट करेगा। हम बनाएंगे एक हम क्या बनाएंगे, लूप। और अब इसमें हम कौन सी यूज़ करेंगे, फॉर ऑफ लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अरे के लिए होती है। और सेकेंड, लेट नम, एक नम के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें कहा कि नम का एक वेरिएबल बनाओ और उस अरे को उठाओ। ठीक है, ये जो अरे हम एज अ पैरामीटर दे रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कि नम होगा। ठीक है, और वो इस अरे में से चीज़ें उठाता जाएगा बारी बारी। ठीक है, और यहाँ से अब फॉर लूप की बॉडी शुरू होगी और यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन। ठीक है, इफ एल्स, जो हमने पहले से पढ़ी हुई है, इसके लेक्चर भी पहले से मैंने लगाए हुए, आपने नहीं देखे तो आपने ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, चेक कर लेना है। ठीक है, हमने कहा इफ नम, क्योंकि अब नम के अंदर ना बारी बारी जो भी अरे की वैल्यूज है ना, बारी बारी नम के अंदर बारी बारी आ रही हैं, तो हम इसको एक एक करके चेक करेंगे। इफ नम, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसमें क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आता है ना, यानी कि हमने 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो ऊपर वाला तो 2 है, वो तो डिवाइड में हमारे पास आंसर आएगा ना, या 2.5 आएगा। जो नीचे आ जाएगा ना जवाब यानी कि 1 रिमाइंडर है, तो वो मॉडुलस ऑपरेटर में हमारे पास आंसर आता है। ये भी ऑपरेटर के लेक्चर में आपको बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो नम को हम करेंगे मॉडुलस और हम कहेंगे 2 से, यानी कि 2 से आपने हर चीज़ को डिवाइड करना है।
और अगर उसका जवाब इज इक्वल टू 0 आ जाता है, 3 दफ़ा इक्वल लगाएं तो इसका मतलब होता है उसकी टाइप भी देखनी है और उसका वैल्यू भी देखनी है। तो क्या कर दो, अगर तो इफ़ ये ट्रू हो तो आपने काउंट में प्लस कर देना है, ठीक है, काउंट में 1 प्लस कर देना है बस, यानी जो काउंट की वैल्यू है ना 0 उसमें 1 प्लस कर देना है। फिर अगली दफ़ा अगर दोबारा हुआ तो एक दफ़ा फिर प्लस कर देना। इस तरह करके हमने ये एक इफ़ स्टेटमेंट बनाई है। एल्स हमने इसमें नहीं लिखी, एल्स लिखनी हो तो हम एल्स भी लिख सकते हैं, वरना हमने ये इफ़ लिख दी। ठीक हो गया, इससे बाहर आ जाएंगे अब हम और फंक्शन में रिटर्न कर देंगे काउंट को, ठीक है। और अब हम फंक्शन से भी बाहर आ जाएंगे और हम एक अरे बनाएंगे, कॉन्स्ट नंबर्स इज इक्वल टू, इसको भी हम नंबर 3 कर देते हैं ताकि हमने कहीं पे यूज़ ना किया, और हम यहाँ पे 1 से लेके 10 तक एक अरे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें 10 नंबर्स हैं, लेकिन हमें वो नंबर्स की काउंटिंग चाहिए क्योंकि ये तो छोटी सी अरे है, बड़ी अरे इसके लिए भी होता है, यही फंक्शन यूज़ हो जाएगा। हमें सिर्फ वो नंबर्स चाहिए जो सिर्फ इवन है, जैसे 2 इवन है, 4 इवन है, तो हमें टोटल 5 इवन नंबर्स हैं इसमें। लेकिन ये हम अगर फंक्शन के साथ करें क्योंकि हर दफ़ा छोटी अरे नहीं होती, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, जो लिख देते हैं नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे आर, ठीक है, और यहाँ पे हम फंक्शन चला देते हैं काउंट इवन नंबर वाला, और इसको हमने अरे दे देनी है नंबर वाली, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे। तो हम देखते हैं हमारे पास जवाब क्या आता है। अच्छा, अब उसने क्या कहा, नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, क्या एरर आया हमारे पास, नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इस वेरिएबल का नाम रखा था नंबर 3, जो अरे हमने देनी है ना एज अ पैरामीटर, क्योंकि सबसे शुरू में हम क्या ले रहे हैं, एक अरे ले रहे हैं इस फंक्शन में, और वो फंक्शन में जो अरे हमने पास करनी है एज ए आर्गूमेंट, उसका नंबर 3 नाम है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन द अरे आर 5, समझ आई बात की, क्योंकि उसके अंदर इवन नंबर थे ही 5, तो उसने उस हिसाब से आपको काउंट करके दे दिया, अरे फ्रॉम 1 to 100। ये चेक करते हैं इनको यूज़ करते हैं, अगर सही से कॉपी हो जाए। तो अब ये देखें, नंबर्स ऑफ इवन नंबर इन द अरे आर 51, ठीक है, 0 से लेकर 100 तक हमने किया तो 51, तो यानी कि जितनी मर्जी बड़ी अरे आप उसको दे दें, उसने काउंट करके बता देना कि इवन नंबर कितने हैं। अगर अब हम इसको हमने डिवाइड किया ना 2 से, इसका जवाब आ रहा है 0, और अगर इसको कर दें नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो ओड होगा नंबर, ठीक है। देखें 50 हमारे पास ओड नंबर हैं और 51 हमारे पास क्या थे, इवन नंबर से, ठीक है, ये वापस उसकी जगह पे ले आते हैं हम। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी फंक्शन की, मैंने आपको एग्जांपल इसलिए करके दिखाई है तो बेसिक बेसिक ना करके दिखाऊँ, आपको थोड़ा सा पता चले कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती हैं दुनिया में, और ये भी वैसे बेसिक ही हैं जो मैंने दोनों एग्जांपल्स करके दिखाई हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया है फंक्शन को, ठीक है। तो उम्मीद आपको बहुत समझ आई होगी, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप फेसबुक के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, और मैंने इसलिए ज़्यादा डेप्थ में जाके बताया ताकि आपको एक्चुअली समझ भी आए कि हुआ क्या है हमारे साथ फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।